हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू ऑल? मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 11th का है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी पता चल ही गया होगा। एंड आज के क्लास में हम सभी डेप्रिसिएशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सा एमसीक्यूज को समझेंगे, ठीक है, ताकि हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर का हमारा थ्योरी तो क्लियर हो जाए। एंड फिर से हम रिवीजन करने के लिए इस चैप्टर का कुछ बेसिक से एमसीक्यूज क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। कम से कम 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैंने इस चैप्टर से साइड किया है, ठीक है। ना ही ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस है ये सारे, या एंड ना ही ज्यादा लो लेवल का है, ठीक है। ये सारे हमारे मॉडरेट लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन इज एन, डेप्रिसिएशन क्या है। तो डेप्रिसिएशन किसी के लिए भी, अगर आपके पास भी कोई एसेट्स है एंड उस एसेट्स का कीमत में कमी हो रहा है, तो वो फिर क्या है आपके लिए? दैट इज एक्सपेंस और लॉस, इनकम और नन ऑफ दिस। तो अगर आपके पास कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है किसी भी एसेट्स पे, मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे, तो वो आपका लॉस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनकी कीमत में कमी हो जाना, मतलब आपने उसे परचेस तो करा था अधिक कीमत पर, एंड नाउ अब आपको उसी एसेट्स को कम कीमत पे बेचने होंगे, या फिर उसका वैल्यू कम हो गया, तो दैट इज लॉस। ओके, ये आपका लॉस ही होता है। एक्सपेंस में मत काउंट करना इसे। देन ये इनकम तो बिल्कुल भी नहीं है, इनकम तो किसी लेवल, मतलब इनकम तो इसे कभी कहा ही नहीं जा सकता। एंड डी नंबर तो नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो देन अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। ओके, सो ये जो हमारा चैप्टर था डेप्रिसिएशन का, इसमें हम सभी ने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का दो मेथड को समझा था। एंड वो दो मेथड हमारे क्या क्या थे? तो वो दो मेथड हमारे एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड थे, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था हमारा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब था कि प्रत्येक वर्ष जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन सेम होने वाला है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट का डेप्रिसिएशन हमारा हर साल चार्ज होने वाला है। एंड वो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता था? तो वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता था। ओके, सो ये क्वेश्चन में आपका यही है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो वो कौन से अमाउंट पे चार्ज होगा? क्या वो ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होगा, या वो क्लोजिंग बैलेंस पे चार्ज होगा, या वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा, या फिर मार्केट वैल्यू पे चार्ज होगा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। ओके, सो यस, इसका आंसर जो है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, देन वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखो, हमारा जो क्लास है आज का, इसमें हम सभी 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि मेरे ख्याल से आप सभी को ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आ रहे होंगे, सभी का आंसर आप सभी को आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से स्टडी करा होगा। ओके, सो आप मेरे से पहले ही अपने से भी, खुद से भी कम से कम एमसीक्यू क्वेश्चंस को खुद से भी मतलब आंसर अपना नोट डाउन करो अपने नोटबुक में, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, ठीक है। 10 आउट ऑफ खुद को 10 आउट ऑफ अपने आप को मार्क्स देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी का कितना आया, ठीक है। ठीक है, तो मेहनत करो एंड लगे रहो, मार्क्स तो अच्छे आने ही है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, बट अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो उस पे हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो किस अमाउंट पे चार्ज होता है? तो देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में यही तो हमारा डिफरेंस है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एंड एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है और हर साल हम वही डेप्रिसिएशन अमाउंट को लेस करते हैं। बट रिटन डाउन वैल्यू में, जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इस मेथड के अंतर्गत हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो अलग होता है, एंड जो अमाउंट घट के बच जाता है उसी अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर 10,000 का मशीनरी है और हर साल उसमें मतलब उसका डेप्रिसिएशन जो है 10% के रेट से देना है, जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ कि 10,000 रुपीज का है और इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो 10% देने हैं, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो 1,000 पहला साल में आप लेस करोगे तो आपके पास 9,000 बचेगा। देन नेक्स्ट ईयर अब आपको अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो ये 1,000 ही हम लेस करते, बट ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए हमें इसे क्या करना होगा? तो 9,000 रुपीज का हम फिर से आपको कैलकुलेट करना होगा, दैट इज 900 रुपीज, एंड यहाँ पे आप 900 लेस करोगे, ठीक है।
तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो अमाउंट लेस होके आता है ना उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, नहीं, रिटन डाउन वैल्यू, मार्केट वैल्यू या एवरेज कॉस्ट। तो यस, इसका आंसर क्या है हमारा, रिटन डाउन वैल्यू। जो वैल्यू कम होकर के आता है उसी वैल्यू पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने होते हैं। ओके, देन a gradual and permanent decrease in the value of fixed assets from any cause is called, मतलब किसी भी एसेट्स में स्थायी, मतलब देखो डेप्रिसिएशन कोई ऐसा लॉस है क्या, टेम्परेरी है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आपके पास कोई मशीनरी है एंड उसका कीमत 1000 कम हो गया है इस साल, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अब वो वापस से इंक्रीज होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो परमानेंट चार्ज है, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आपका परमानेंट चार्ज होता है। तो वो होता है, ये इसमें पूछ रहा है कि किसी भी एसेट्स में ग्रेजुअल या परमानेंट डिक्रीज होता है उसके वैल्यू में, तो वो होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन या फिर एक्सपेंस, लॉस या नन ऑफ दिस। तो अभी हमने बात बोला यही बात तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के कारण एसेट्स में परमानेंट डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following assets is generally not depreciable? इनमें से कौन सा ऐसा एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है? ऑप्शन देख लो, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग। तो देखो कोई सा भी एसेट्स हो सभी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्यों नहीं चार्ज होता? तो देखो लैंड एक ऐसा एसेट्स है जिसका कीमत जो है वो समय के साथ बढ़ता है, ठीक है, ये एप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएट नहीं होता। ओके, अगर आपने लैंड परचेज किया है 2 लाख रुपीज में एंड आप उसे छोड़ देते हैं 5-10 सालों के बाद, तो पता नहीं उसका अमाउंट ट्रिपल पता नहीं कितना हो जाएगा। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जल्दी से इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अब रुक जाओ, अभी ये क्लीन हो जाएगा एंड यहाँ पे हम सभी 6 to 10 लिखेंगे। ओके, सो वीडियो अभी हम थोड़ा सा पॉज कर। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है, ठीक है। 1 to 5 अभी हमने समझा एंड अब हम 6 to 10 को समझेंगे। तो हमारा जो 6 नंबर में क्वेश्चन है वो है ऑब्सोलेशंस मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू, मतलब ऑब्सोलेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्सोलेशंस का मतलब यहाँ पे सबसे पहले अपने बोलचाल के लैंग्वेज में समझ लो। ऑब्सोलेशंस का मतलब होता है किसी भी एसेट्स का वैल्यू में ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू इन्वेंशन होने के कारण, अगर जो पुराने मतलब पहले इन्वेंट हुए चीज जो है वो मार्केट में कम वैल्यू मतलब अप्रचलित हो जाते हैं, ठीक है, उनका वैल्यू कम हो जाता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेशंस। ओके, तो यही होता है ऑब्सोलेशंस। जैसे कि अभी फोन ही देख लो, जो न्यू मॉडल के फोन अभी लॉन्च हो रहे हैं एंड जो पहले लॉन्च हो चुके हैं उनका कीमत अधिक है या अभी जो लॉन्च हुए उनका कीमत अधिक है? बताओ। अगर अभी आप फोन लेने जाओगे तो देखो अभी जो न्यूली लॉन्च्ड फोन्स हैं उन सभी में आप सभी को हो सकता है बहुत ज्यादा हायर अमाउंट पे करना पड़े, उन सभी का कीमत तो बहुत ही हाई होता है ना। बट अगर 5 साल 10 साल पुराना फोन है, 5 साल 10 साल पहले उसका इन्वेंशन हुआ है, तो वो आपको कम रेट में भी मिल जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि ऑब्सोलेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शंस है आपके परमानेंट फॉल इन मार्केट में कमी होना, या फिर वियर एंड टियर, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्सोलेशंस मतलब ऑब्सोलेशंस क्यों होता है, ठीक है। देन है पासेज ऑफ टाइम पास होने के कारण। देन डी ऑप्शन है न्यू इन्वेंशन। तो इसका सीधा एंड करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? न्यू इन्वेंशन होने के कारण अगर चीजों की कीमत में कमियां आती है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेशंस। आई बात समझ में? देन क्वेश्चन नंबर 7 है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है आपका कि डेप्रिसिएशन जो है वो मशीन पे, किसी भी मशीन पे कब चार्ज होता है, ठीक है। मशीन की बातें यहाँ पे हो रही है। पहला है जब वो आप परचेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर आप परचेज करके बस ले आए हैं तो अभी से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होने लग जाता है, ठीक है। इट इज पुट इन यूज, जब आप उसे यूज करते हो, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर। आपका जो मशीन है वो उसमें डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? तो जब आप उसे यूज करेंगे, ठीक है, जब आप उसे यूज में लगाएंगे। जनरली लोग अगर मशीन परचेज करते हैं तो
वही जिस दिन परचेस होता है उसी दिन उसे वो यूज में भी ले आते हैं, ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मतलब यहाँ पे जो मेथड्स का नेम दिया हुआ है मैंने, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम और फिक्स्ड एवरी ईयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेथड मैंने लिखा है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो प्रति वर्ष सेम होता है, ठीक है, सेम या फिक्स होता है, ठीक है। तो सेम और फिक्स एक ही है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, देन है WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। SLM में तो सेम ही होता है, WDV में हमारा घटता चला जाता है। एन्युटी मेथड तो अभी आपने जाना नहीं है, क्लास 12th में एन्युटी मेथड मैंने बताया नहीं। देन डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका SLM। SLM में हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो सेम होता है, ओके, फिक्स होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे चार्ज होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका फिक्स्ड एसेट्स, देन इनटेंजिबल एसेट्स, देन करंट एसेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखो डेप्रिसिएशन जो है वो केवल फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होता है, जिसे टेंजिबल एसेट्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसलिए ए ऑप्शन तो आपका होगा ही। और एक चीज समझ लो, इनटेंजिबल एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलना, उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ओके। फिक्स्ड एसेट मतलब इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू में अगर कमी आता है तो वो आपका एमोर्टाइजेशन कहलाता है, ओके। देन करंट एसेट्स नहीं, ऑल ऑफ दिस तो होना नहीं है इसमें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का। देन इन एसेट्स अकाउंट डेप्रिसिएशन इज सोन, मतलब एसेट्स में डेप्रिसिएशन हम किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड या क्लोजिंग बैलेंस के रूप में, या सारे हम दिखा देते हैं। तो देखो इसे समझने के लिए आई होप कि आपको एसेट्स का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट कि एसेट्स क्या होते हैं, तो एसेट्स जो है ना वो हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाते हो तो देखो एसेट्स अकाउंट तो हम सभी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डेबिट होता है एंड ये हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो डेबिट साइड में हम एसेट्स, उस एसेट्स का बीडी बैलेंस दिखाते हैं, ठीक है, बीडी बैलेंस। तो अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम उसे किधर दिखाते हैं, जिधर उसका बीडी हो उधर ही दिखाते हैं ना। तो बीडी इसका किधर है, डेबिट में। तो यस, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट में दिखाओगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। तो बताओ डेप्रिसिएशन से एसेट्स का कीमत बढ़ता है या घटता है, बताओ। तो यस, डेप्रिसिएशन से किसी भी एसेट्स का कीमत जो है ना वो कम होता है, ये लॉस है ना, एंड इससे कीमत कम होते हैं हमारे एसेट्स के, इसीलिए हम इसे किधर दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को, किधर, क्रेडिट में। आई बात समझ में। इसलिए इन एसेट्स अकाउंट डेप्रिसिएशन इज सोन ऑन, किधर दिखाते हैं हम डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे क्योंकि इंक्रीज होने वाली चीजें डेबिट में दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन से तो इंक्रीज होता नहीं है ना। देन क्लोजिंग बैलेंस के रूप में भी नहीं दिखा सकते क्योंकि डेप्रिसिएशन हटने के बाद, मतलब चार्ज कर देने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है वो होता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अबव तो इसमें होना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही मैंने रफ वर्क बताया है, ठीक है। देन ये है आपका 6 to 10, स्क्रीनशॉट लेना आप बिल्कुल ले सकते हैं, नोट डाउन करना है तो कर लो। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट क्लास भी, मतलब अब हमारा जो है वो क्लास 11th का कम से कम फर्स्ट टर्म का सिलेबस तो कंप्लीट होने ही वाला है। जो भी हमारा 1-2 चैप्टर हमारा हल्का बचा हुआ है उसे हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि उन्हें भी ये कुछ इजीएस्ट एंड मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है उन्हें मिले समझने को, ठीक है। एंड हाँ, आपका कितना इसमें से करेक्ट हुआ है इसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहना हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।